गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ईआरपी। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डीएससी, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईआईएस। ईआईएस होता है हमारे पास एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली जो कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, आपके जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, आपके वो बेसिकली जितने भी आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको एक तरीके से इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग उनकी सबसे बड़ी जरूरत होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, जो कि आपके पास ईआईएस जो है बेसिकली आपके पास क्या कहते हैं, इजी टू यूज इंटरफेस जो उसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जनरली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जितने भी लोग होते हैं, जो हायर अथॉरिटीज हमारे पास होती हैं, उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिसीजन लेना। डिसीजन किस पर लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। जनरली क्या होता है कि जब भी आपके पास एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं, उनकी हम इस तरीके से समराइज कर लेते हैं कि कुछ तो हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वन हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स में आपके पास नीड फॉर टाइमली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इम्प्रूव कम्युनिकेशन हमारा होना चाहिए, ऑपरेशन हम डेटा भी कर पाए। दूसरा, रैपिड स्टेटस अपडेट्स होना चाहिए, कॉर्पोरेट डेटाबेस हमारे पास इजीली एक्सेस हो, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो, और दूसरा हम जितने भी हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए। बेसिकली देखिए, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। देखिए, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स का मीनिंग ये होता है कि जनरली हमारी पास्ट हिस्ट्री में क्या एक्सपीरियंस आया है, और ये एक जो एनालिसिस होता है ये करते हैं हमारे पास से एग्जीक्यूटिव, जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट टीम होती है, वो उस चीज को हिस्टोरिकल ट्रेंड को एनालाइज करती है। तो वो मेन चीज है कि उसके लिए उन्हें इन सब चीजों की क्या करती है, जरूरत पड़ती है, कि जिससे कि पास्ट एक्सपीरियंस है, वो इंफॉर्मेशन जो उन्होंने उस टाइम कलेक्ट कर रखी थी, तो उस पास्ट इंफॉर्मेशन से वो एक एनालाइज करता है कि जो वो डिसीजन लेने वाले हैं वो सही है या नहीं। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल का मतलब बाहर के कुछ कंपटीशन में आपका एक तो ग्लोबल कंपटीशन हो गया। आज के टाइम में हमें ये बताइए कि क्या रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है हमारा। सेकेंडली, एक्सटर्नल डेटाबेस को अगर एक्सेस करने की हमें जरूरत पड़ती है तो कैसे करेंगे। दूसरा, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो के वाले क्या होता है, टाइमली चेंज होते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास इन सबकी इंफॉर्मेशन पूरी प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी चेंज किए हैं, अगर कंपनी उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अल्टीमेटली लॉस होगा वो किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारे एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है वो आती है इनफॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनफॉर्मल का मतलब है जो आपके पास एक करेक्ट इंफॉर्मेशन आना। दूसरा, इजी टू यूज हो, फ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशन हमारे पास हो। थर्ड, टाइमली इंफॉर्मेशन हो, और हमारे पास जो एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास निकल कर गया है। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए होती है। भाई क्या रेलिवेंट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, टाइमली हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि इनके अलावा अगर मेरे पास अनटाइमली कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आएगी, तो उसका मेरे पास कोई यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है यूजर इंटरफेस। मीन्स जनरली क्या है, एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हमें बनाना है, क्योंकि फाइनली हमारे पास जो भी कुछ जाएगा वो इसके पास जाएगा, यूजर से हमें इंटरेक्ट करना है। तो हमें यूजर फ्रेंडली हमारे पास जो भी इंटरफेस हमें डिजाइन करना है, जिस तरीके से भी हमें कंपनी को प्रमोट करना है, तो यूजर इंटरफेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो जो एक कस्टमाइज होनी चाहिए, ये नहीं कि हमने बहुत एक्स्ट्रा डाला हुआ कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो उसमें यूजर कभी भी इंटरेक्ट नहीं करता, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट का फीडबैक चाहते हैं। अब फीडबैक में दो चीजें आती हैं हमारे पास, एक तो मैं उसे बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दूँ, तो कोई भी जो यूजर है वो इसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो उसे यूज करे, इंटरेस्ट शो करे, उसे वो फिल करना है। एज कम्पेयर टू अगर मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया और उससे कहा कि वो आप फिल कर दीजिए, तो वो विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन उसे फिल कर देगा। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होता है हमारे पास। दूसरा, कहीं से भी हम उसे यूज कर पाए, ये नहीं कि हमारे पास एक ही एरिया में से यूज होगा, वो सब चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। थर्ड आता है हमारे पास मैनेजरियल और एग्जीक्यूटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, जनरली क्या होता है, पूरा जो हमारा मिशन है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है या विजन है, उस ऑब्जेक्टिव को वो क्या करे, फुलफिल करे आपका। ठीक है, सेकेंडली, जितनी भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उनको वो क्या करे, आपस में सपोर्ट करे। तो आपके पास जितने भी वैल्यू एडेड बिजनेस प्रोसेस है उसको वो लिंकअप करे। सेकेंडली, जो आपके पास सिचुएशन है जिसका में सबसे ज्यादा रिस्क होने के चांसेस होते हैं उसको वो डील करता है। दूसरा कैपेबिलिटीज क्या होती है ईआईएस की। जनरली सबसे पहले तो यही है कि हमारे पास ग्लोबली सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंडली, यूजर को विद एन ऑप्शन एक्सटर्नल डेटा एक्सटेंसिवली उसका यूज होना चाहिए।
इनेबल्स करे एनालिसिस का, और जितने भी क्वेरीज हैं उन सबको एनालाइज करता है प्रॉपर्ली। नेक्स्ट होता है कि जो लेटेस्ट डेटा है या हिस्टोरिकल डेटा है उसको इजीली एक्सेस करना। सेकेंडली हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम इंडिकेटर्स हैं उनको वो हाईलाइट करता है। मेनली ये कि जितने भी हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आ सकती है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे या जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो हिस्टोरिकल इवेंट हिस्टोरिकल भी रहा है हमारे पास, उन सब का एक तरीके से समअप होना चाहिए हमारे पास एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर, क्योंकि वो काम होता है हमारे हायर अथॉरिटीज का, अगर हायर अथॉरिटीज सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उनसे लो है, यानी कि जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसको अगर वो सही से नहीं इम्प्लीमेंट करा पाए तो इट मीन्स क्या है, क्योंकि जो लेबर आपने लगा रखी है उसका काम खाली प्रोड्यूस करना है, ठीक है, प्रोडक्ट कैसा बनना है कैसा नहीं बनना उनकी क्वालिटी मैनेजर को डिसाइड करना है, ठीक। क्वालिटी मैनेजर्स के लिए भी जो पैरामीटर्स डिसाइड होंगे वो हायर अथॉरिटीज को डिसाइड करने हैं। तो लेबर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या डिसीजन लिया क्या नहीं लिया, उसे सिर्फ उसमें क्या करना है, वर्क करना है। तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो एग्जीक्यूटिव पार्ट पर जो भी लोग वर्किंग में होते हैं उनकी होती है, क्योंकि उन्हीं के डिसीजन पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन या तो बूस्टअप हो जाएगी या तो हम ऊपर पहुंचेंगे, या फिर क्या होगा अगर कोई भी गलत डिसीजन आ गया लिया उन्होंने तो इट मीन्स क्या होगा, आपको लॉस भी हो सकता है। और उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट चाहिए, प्लस ग्लोबल इंफॉर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने ठीक है अपनी कंपनी का ही देखते हुए जा रहे हैं और आपको लगे कि हाँ ठीक है हम तो अच्छे चल रहे हैं। तो बेसिकली ग्लोबल क्या किस चीज़ की मार्केट में डिमांड है, किस तरीके से हम अपना सर्वाइवल कर पाएंगे, वो सब चीज़ें हमारी किस में आती है, ग्लोबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स का ले लेते हैं। एशियन पेंट्स ने अभी रिसेंट में क्या हुआ, ड्यूरिंग लॉकडाउन उसका नया काम नहीं बंद किया, कंपनीज बंद किया, कुछ भी नहीं, उसकी जो एम्प्लॉयज थे उसने उसे इस तरीके से लगाया कि इन फ्यूचर जब हमारे पास कोई भी वायरस अटैक होता है तो लोगों का एक मोवर होता है कि हाँ ठीक है, उन्हें चाहिए कि आपके पास जो पेंट आप यूज करते हैं घरों में जो पेंट आप अप्लाई कर रहे हैं या हॉस्पिटल्स में जो अप्लाई है वो सब वायरस फ्री होने चाहिए, ठीक है। यानी कि एक तरीके से इस तरीके से हम कोई ना कोई पेंट को डेवलप करें जो कि हमारे घर को थोड़ा सा सिक्योर कर पाए वायरस से बेसिकली। तो बेसिकली क्या है कि इन सब चीज़ों के लिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी चाहिए, किस तरीके से हमें इसे वर्क करना चाहिए, क्या हमारे पास इम्पैक्ट आ सकता है उसका, क्या उसके फैक्टर्स होने चाहिए। तो बेसिकली वो एक बेसिक उनका क्या बेनिफिट है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि भाई कंडीशन अगर आई है तो इन फ्यूचर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे साथ आ सकती है। तो इन फ्यूचर भी अगर वो आती है तो हम कैसे डील करेंगे, तो अपने आप को हम कैसे अपडेट करें, किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन पे काम करें, किस तरीके से हम अपने आप को अपडेट करें, अपने जो क्वालिटी है उसको एनहांस करें कि इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेनिफिट्स क्या होते हैं। जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वही है जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव है, और मेजर ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही होता है, मैक्सिमम सेल मैक्सिमम रेवेन्यू। तो मैक्सिमम सेल और मैक्सिमम रेवेन्यू हमें कैसे जनरेट करना है वो सब चीजें हमारे किस पर डिपेंड करता है, किसका बेनिफिट होता है, EIS का, ठीक है। बेसिकली जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो सब चीजें हमारा EIS का बेनिफिट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखिए पहले हमने पढ़ा EIS का बेसिकली क्या है, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हमारे हैं जो बेसिकली डिसाइड करेंगे उनके लिए इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, उनके लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर हम हायरार्की की बात करें तो एक जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पास डिसीजन के अलग अलग केस होगा, अगर सब नीचे आएंगे तो उन लोगों के पास अलग डिसीजन के लिए उनके पास अलग एनवायरनमेंट चाहिए उन्हें, उनके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग होते हैं, इसके लिए उनके पास जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको जो डिसीजन लेनी है वो किस तरीके से डिसाइड करे, उसे इंफॉर्मेशन किस तरीके से मिले, किस तरीके से वो गैदर करे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्हीं के डिसीजन पर बहुत सारी चीजें हमारी क्या करते हैं, डिपेंड करती हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमारे पास EIS हमारा प्रॉपर है तो जो भी एग्जीक्यूटिव जितने भी हैं वो अगर जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन की केस पे हमारी जो कंपनीज हैं वो उसमें क्या हो सकता है, राइज अप हो जाती है, ठीक है, रेवेन्यू बढ़ सकता है, दूसरी चीज प्रोटेक्शन हमारा इंक्रीज हो सकता है, क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब चीजें जो होती है वो हमारी किसकी होती है, EIS पर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट जो भी हमारा है पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है,
जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज कर रहे हैं, जो लोग उससे रिलेटेड है, और जो हमारे पास बिजनेस प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं डेटा को, जिससे कि इंफॉर्मेशन हमारी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, मीन्स जिससे डिसीजन मेकर जो होता है वो अपने डेली के डिसीजंस के लिए भी उसी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, गैदर करता है अपना, ठीक है। जनरली हमारी इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जनरली सिस्टम्स का हार्डवेयर, प्रोसेसर, पीपल, जो भी आपके पूरे प्रोसेस के अंदर एक साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज आपके काम कर रहे हैं, वो सब कंबाइन होकर के बनाता है हमारा क्या, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जनरली हमारे पास क्या आता है, नीड ऑफ फॉर एमआईएस। एमआईएस की मुझे जरूरत क्यों है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो हमारे पास कुछ जस्टिफिकेशन हैं जिसमें हमारे पास ये कहते हैं कि हमारे पास किस वजह से हमारे पास एमआईएस सिस्टम होना चाहिए। भाई क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग भी होंगे, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी भी कोई ना कोई यूज कर रहे हैं, ठीक, आपके कुछ रिसोर्सेज भी होंगे जिन्हें आप यूज कर रहे हैं, तो हर किसी को एक तरीके से मैनेज करना हमारा क्या कहलाता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले आता है जो एमआईएस सिस्टम है, डिसीजन मेकर को क्या चाहिए, इफेक्टिव डिसीजन बनाना होता है, क्योंकि डिसीजन मेकर जितने भी उनको क्या लेना होता है, इफेक्टिव डिसीजन लेना होता है, एमआईएस की वजह से पॉसिबल हो पाता है। सेकेंड होता है एमआईएस सिस्टम फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एमआईएस सिस्टम जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपस में बात करने में या बाहर हमें किसी के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्पफुल होता है हमारा। जनरली क्या होता है, जैसे एम्प्लॉयज है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू इजीली एक्सेस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास क्या है, तो हम जनरली क्या होता है कि हमारे पास कोई भी लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं और आप ऑफिस में बैठे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले लेते हैं, यानी कि इजी टू है कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी वो आपको मिल गई। अब अगर आप बाहर बैठे हैं, बाहर इन द सेंस कि मतलब आपने घर पर है और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑफिस से, तो आप क्या करते हैं, मेल के थ्रू, ठीक है, ईमेल से आप क्या करते हैं, आपस में लिंक हो जाते हैं, फाइल्स आप एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। तो वो सब चीजें भी हमारी किसमें होती है, एमआईएस में। दूसरा यही है, एमआईएस जो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड कीपिंग। ऑब्वियसली बात है, जितने भी हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन है, बिजनेस में क्या कब चीज कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, उस सब का रिकॉर्ड जो मेंटेन करता है वो हमारा एमआईएस मेंटेन करता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो भी हमारे पास जितने भी ट्रांजेक्शन किसी भी चीज की है, अब पहले क्या होता था, जब हमारे पास अगर एमआईएस नहीं है, यानी कि हमने सिस्टमाइज नहीं किया होगा कोई भी चीज, तो होगा क्या, आपको अगर पुरानी फाइल्स देखनी है तो आप क्या करेंगे, पहले अपने रिकॉर्ड रूम में जाएंगे, वहां से पुरानी फाइल्स उठाएंगे, फिर रिसर्च करेंगे। अगर मेरे पास एक प्रॉपर कंप्यूटराइज्ड है तो हम क्या करेंगे, सीधा सर्च करेंगे और विद इन एन इंस्टेंट हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो बेसिकली बेनिफिट होता है रिकॉर्ड कीपिंग का, कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है हमारी, कितने भी एम्प्लॉयज है, क्या वर्किंग है, क्या सैलरी, वो सब रिकॉर्ड हमारा मेंटेन होता है एमआईएस में। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स कहते हैं एमआईएस के, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। जनरली हमारे जो मैनेजमेंट सिस्टम में होते हैं उसमें मेजर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, वन कॉन्सेप्ट, पीपल, बिजनेस प्रोसेस, डेटा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यही सारे आपस में कंबाइन करके हमारा बनाते हैं क्या, एक प्रोजेक्ट या एक सिस्टम, ठीक है। जैसे पीपल आपके पास दो तरीके से जो यूजर्स हैं बेसिकली हमारे पास, जो कि इस इंफॉर्मेशन को, सिस्टम को यूज करेंगे, मीन्स जितनी आपकी डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन है, यानी कि आपने कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम्स लगाए हैं, तो जो डेली रिकॉर्ड है आपका, डेली क्या ट्रांजेक्शन हुई है, क्या नहीं हुआ है, कितना हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है, कितना हमारा प्रोडक्शन आ गया है, कितना हमने फिनिश्ड गुड ट्रांसफर कर दिया है, कितना हमारे पास इन्वेंट्री है, तो वो सारी चीजें जो हमारी मैनेज होंगी, यानी कि जो एंट्री होगी उसकी, वो किसमें होगी, हमारे कंप्यूटर में, और करेगा कौन, हमारे पीपल्स, यानी कि इस पर्सन को हमने अपॉइंट किया हुआ है। तो वही चीज होगी, these are the users who use the information system to record the day-to-day business transaction. जनरली अब इसमें दो तरीके से होते हैं, यूजर्स अपने या तो क्वालिफाइड होंगे, यानी कि उन्हें कंप्यूटर का आइडिया होगा, नहीं तो वो अनक्वालिफाइड होंगे। अगर वो पर्सन नॉन क्वालिफाइड है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके लिए क्या अरेंज करे, उनके लिए सेशंस अरेंज करे, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, जिससे कि वो उसे प्रॉपर्ली एक्सेस कर पाए। जनरली आईसीटी डिपार्टमेंट में क्या होता है, जो अपने स्टाफ है उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली आपने लगा तो दिया सिस्टम, लेकिन लोग अगर उस पर काम नहीं कर पाए तो वो आपके लिए क्या यूजलेस है। सेकेंड होता है बिजनेस प्रोसेसर। बिजनेस प्रोसेसर का मतलब है कि जो आपके यूजर्स हैं,
या दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो काम कितनी इफिशिएंटली कर सकते हैं, मीन्स एफिशिएंटली वर्किंग किस तरीके से होगी, वो हमारा किसमें होता है, बिजनेस प्रोसेसर में। जनरली बिजनेस प्रोसेसर जो होता है हमारे पास उसे डेवलप करते हैं पीपल्स, जिसमें यूजर्स आते हैं और कंसल्टेंट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा। देखिए डेटा क्या होता है, जो भी रिकॉर्डेड डे टू डे ट्रांजेक्शन होंगी, जैसे बैंक में है, बैंक के अंदर क्या होता है, क्या डिपॉजिट हुआ, कितने विड्रॉल हुई, कितनी एवरेज हुई हमारे पास, ठीक है। तो बैंक में एक तरीके से कितना पैसा आया, कितना पैसा चला गया, ये सब चीजें जो होती है वो हमारे यहाँ इसमें डेटा के अंदर रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट होता है हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब है जो कंप्यूटर्स के साथ कंपोनेंट्स हमारे हैं, जितने भी हार्डवेयर है, जिसमें आपका क्या आता है, पीसी आ गया आपके पास, ठीक है। दूसरी मॉनिटर हो गया हमारे पास, प्रिंटर हो गया हमारे पास, स्कैनर हो गया, ये सब हमारे पास क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस है। तो बेसिकली क्या है, जितने भी यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेस है, अगर हमें आउटसाइड भी अपने ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट करना है, तो जनरली जो हार्डवेयर है वो आपका जो डेटा को प्रोसेस करने के जो भी पावर है उसे प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जनरली नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। देखिए बेसिकली सॉफ्टवेयर का मतलब है जो प्रोग्राम मेरा हार्डवेयर पर रन करेगा, यानी कि जिसकी वजह से मेरे हार्डवेयर यूजफुल होंगे, दैट इज अ सॉफ्टवेयर। कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर एक्सेस करने वाले हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर हम लेने वाले हैं, जनरली उसको हम बोलते हैं। तो देखो अगर हम बात करें तो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली दो पार्ट में होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिस पर एक यूजर जो होता है वो वर्क करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ERP बनवाया, तो वो जो आपने ERP बनवाया है दैट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप उस पर वर्क करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास जिसमें एक तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, जिसमें हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कोई भी सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जितने भी हमें ट्रांसलेटर्स होते हैं, यानी कि जैसे कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये रिक्वायरमेंट सिस्टम की है, एक यूजर की नहीं है। जैसे आप सी का प्रोग्राम लिखते हो, तो सी का प्रोग्राम आप लिख देते हो, उसे आप कंपाइलर से आपसे कोई मतलब नहीं। अगर आपके सिस्टम में सी का कंपाइलर है, कंपाइलर के सॉफ्टवेयर है, तो वो क्या करेगा, उसे यूज करके आपको कंपाइल कर देगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि एक सिस्टम को यानी कंप्यूटर को रिक्वायर्ड है अपना एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि वो उसके जिसमें हमारे हार्डवेयर क्या कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे, दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होंगी जो हमारे यूजर की होती है, यानी कि जो हम जिसे हम यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने कोई ERP है या ऑनलाइन कोई भी सिस्टम बनाया हुआ है, आपके पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है अपनी लाइब्रेरी के लिए या स्कूल्स के लिए मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें यूजर जो होता है वो हमारा डील करता है। तो जैसे पेरोल है, आपका बैंकिंग है, पॉइंट टू है, सेल्स सिस्टम है, ये सब हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन चीजें, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, EIS और MIS। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का मतलब है डिसीजन लेने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो सब हमारे इसमें आते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। नेक्स्ट आता है EIS, एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारे टॉप मोस्ट पर एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव को डिसीजन लेने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी हमारे किसमें होते हैं, EIS। क्योंकि जब तक एक इन्फॉर्मेशन को हम, क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन सिस्टम का रोल यही है, अगर आपके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो इट मीन्स आप ना तो उसमें प्रॉपर डिसाइड कर पाएंगे और ना ही आप प्रॉपरली उसे एनालाइज कर पाएंगे। और जब तक आपके एनालिसिस और डिसीजन सही नहीं होगा तब तक आपका जो डिसीजन है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, मैं उसको जरूर